जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे दो बड़ी खबरों में जो कि पप्पू यादव की तरफ से निकल कर आ रही है। पहली खबर, विगत दिनों पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के नवरत्न हाता स्थित बिहार के जाने माने उद्योगपति और पप्पू यादव जी के पिता तुल्य, अभिभावक तुल्य रमेश चंद्र मिश्रा जी का निधन हो गया था। आज माननीय सांसद श्री पप्पू यादव जी उनके घर गए और शोकाकुल परिजनों से मिलकर उनकी शोक संवेदनाएं व्यक्त की और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वार्ड में है, वो सिसोट वार्ड में काम कर रहे थे। 4 साल से JNM यहाँ बैठी है। कुछ लोग तो जबरदस्ती बैठी भी है, पैसा देके वही रहती है। तो सारी वार्ता हुई है और हम चिट्ठी भी गवर्नमेंट को DM साहब को भी लिखे। हमने जो भी प्राइवेट नर्सिंग होम पैथोलॉजिस्ट और MRI CT स्कैन, यदि वो कोई डॉक्टर के अंदर नहीं है और पैसे लेके उनको पैथोलॉजिस्ट का दे दिया गया है, उसको आप 2 महीने के अंदर नोटिस देकर के बंद करें। नर्सिंग होम जिस पर सिर्फ डॉक्टर का नाम बोर्ड चिपका हुआ है, MD का, सर्जन का, और वो डॉक्टर का नहीं है, तो 2 महीने के अंदर आप उसको, क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल नहीं कहता, इससे जो बेस्ट डॉक्टर है उसका रिस्पेक्ट खत्म होता है, अच्छे डॉक्टर का रिस्पेक्ट खत्म होता है। तीसरी चीज, जिस अस्पताल में एनेस्थेसिया नहीं है या जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वहां पर ICU नहीं रहेगा। ये जो आप 10-20 ICU खोल करके और आप पैसा लूटते हैं जनता का, वो नहीं चलेगा। इसलिए मैंने कहा कि एनेस्थेसिया जिसके पास नहीं है और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ रूल के तहत काम नहीं करते हैं, उसको 10 से 4 में बिना छुट्टी के डिप्टी सुपरिटेंडेंट यहाँ नहीं है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट के नर्सिंग होम में, पहले तो मैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट को एक ज्ञान दे दूं, सांसद कानून बनाता है देश और देश की बात करता है। लेडीज होने का वो फायदा ना हो। हम कानून के तहत उनके सारे पाप का तो हम उसके अस्पताल के आगे जो वो करते हैं वहीं बैठ के धरना देके उनको पूरी दुनिया को हम बताएंगे कि आप 10 से 4 अस्पताल में नहीं रह के अपने प्राइवेट अस्पताल में रहे। और इसकी चिट्ठी हम कोई MLA MP मंत्री हो, किसी के संरक्षण में, हमारे पास लोकतंत्र में जनता के लिए सड़कों पर लड़ने की पर्याप्त ताकत है, सदन में बोलने की पर्याप्त ताकत है और कलम में लिखने की पर्याप्त ताकत है। और हम अनुसंधान निगरानी कमेटी के हम यहाँ डिप्टी चेयरमैन, इस जिले में 2 सांसद कहा कि वो 10 से 4 छुट्टी दिया, बोला नहीं, छुट्टी नहीं लिया। मैंने कहा आप नोटिस दें। उन्हें हम बताएंगे कानून क्या होता है, नियम क्या होता है। और मैंने 2 महीने के अंदर प्राइवेट पैथोलॉजिस्ट, नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, इनको मेरा आग्रह है कि अच्छे डॉक्टर के रेस्पेक्ट खत्म हो रहे हैं, इसलिए आप अपना अपना दुकान जो लूटने का बनाए हुआ उसको बंद कर दीजिए। और IMA के अध्यक्ष और सेक्रेटरी से आग्रह है कि आप ऐसा कोई भी डॉक्टर जिनका नर्सिंग होम अपना नहीं दूसरे को नाम दिए हुए हैं, वो नाम नियमता नहीं दे सकते, वो अपना नाम वापस ले, बिल्कुल नियमता नहीं दे सकते। IMA के से रिक्वेस्ट है और एक IMA से रिक्वेस्ट है 2 डॉक्टर से कि किसी भी कीमत पर, किसी मतलब किसी भी कीमत पर 1 महीना से पहले आप कटिहार या किसी भी जनता का और MLA MP मंत्री और प्रधानमंत्री क्या करता हमको नहीं पता और न हम जानना चाहेंगे, न
हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बैनर से गाइड होते हैं और ना वो हमारे मालिक हैं। हम गाइड होते हैं संविधान और नियमावली से। जो नियम कहेगा, संविधान कहेगा, हम वही करेंगे। और इसके लिए 1 महीने के बाद ही आप किसी से फीस लें, 1 महीने के पहले आप किसी से फीस ना लें। हर कीमत पर मैं आग्रह कर रहा हूं, बाद में मेरा आग्रह आपके लिए नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आप 15 दिनों पर फीस नहीं ले सकते, या तो आप 1 महीने के बाद बुलाएं। आप 15 दिनों पर इसलिए बुलाते हैं ताकि फीस लिया जाए, इसलिए मेरा आग्रह है, इसको आप देखें। एक्सरे को 250 से 200 से ज्यादा ना लें, सीटी स्कैन 1200 से ज्यादा ना लें, और फिजिशियन 500 और सर्जन 300 से ज्यादा ना ले, ये मेरा आग्रह। वो भी सबके लिए नहीं, जो गरीबी रेखा के नीचे और मिडिल क्लास के नीचे है, जिसको 1 बीघा से नीचे जमीन है, जो आधार कार्ड को देखें, और जो 82 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा है, उससे किसी भी कीमत पर 300 से ज्यादा फीस न लें। 2 महीने के अंदर यदि पैथोलॉजी और नर्सिंग होम को 1-1 लाख रुपया लेकर के जो आप दिए हुए हैं, आप बंद नहीं करेंगे तो हम बंद करेंगे। मैं आपको पहले कह दिया, मैंने एसओटी बिजनेस साहब को कहा कि आप दीजिए पूरा दिन, और सोर्सिंग पर टेंडर होगा, हम डीएम साहब का आग्रह करेंगे, वो देखें। हम चिट्ठी भी डीएम साहब को लिखेंगे, शिविर ऊपर भी लिखेंगे। यहाँ पर 340 नर्स नहीं है, 340 सीट खाली, लगभग नर्स की यहाँ से बदली हो गई। जब तो बिना नर्स का जीएनएम का कैसे चलेगा भाई? और 100 मेगावाट का कैसे आप गिफ्ट पे लोग मर जाएंगे? 2 घंटा से बिजली नहीं है। मैंने कहा है कि आप हमको चिट्ठी लिखिए, आपको मैं जिस मेगावाट का आपको जनरेटर चाहिए मैं आपको दूंगा, आप आउटसोर्सिंग से ना करिए। सिविल सर्जन साहब का रिक्वेस्ट ये था कि सर आप दे देंगे बाय सरकार, लेकिन उसको चलाएगा मतलब एनजीओ को बेनिफिट देने के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं गवर्नमेंट, जो गलत है। जब मैं खुद निजी पैसे से अस्पताल को बड़ा जनरेटर देने को तैयार हूं, तो हमारी जनता क्यों गर्मी में ले? और मैंने अभी एसक्यूटिव को कहा है कि अविलंब आप इमरजेंसी 3 फेज को यहां करिए, ताकि सभी जगह का बिजली जाए, सदर अस्पताल की बिजली नहीं जाए। कुछ नहीं, कुछ हम कह रहे हैं कि आप निंदा करना आपको मेरे घर में है जब 4 साल से एक ही है। वहीं दूसरी खबर निकल कर आ रही है डॉक्टर मेडुसा की तरफ से। डॉक्टर मेडुसा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पिछले कुछ दिनों में हो चुकी कार्यों को लेकर अपील दर्ज की, और उन्होंने कहा कि आप श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बराबर हो चुके हैं, क्योंकि कोई पीएम नेहरू जी के बराबर नहीं हुआ है, और नेहरू जी के बाद 3 बार प्रधानमंत्री की गद्दी नहीं संभाली है जो कि आप संभाल रहे हैं। अब तो कम से कम जाति धर्म ना करे। डॉक्टर मेडुसा ने बताया पिछले कुछ दिनों में कुछ कांड सत्ताधारी दल के लोगों ने किया है उनके बारे में। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर मेडुसा से कि क्या किया है सत्ताधारी दल के लोगों ने। नमस्कार मिस्टर नरेंद्र मोदी, मैं डॉक्टर मेडुसा, भारत के एक आम नागरिक। सर्वप्रथम तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इस महान देश का लगातार 3री बार प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने वाला बनने के लिए बधाई।
चलिए, अब इतिहास के पन्नों पे किसी संदर्भ में आपका नाम नेहरू जी के बगल में तो आएगा। कंग्रेचुलेशंस। इस उपलक्ष्य पर मुझे एक नागरिक के तौर पर कुछ बातें कहनी है आपसे। वैसे व्यक्तिगत तौर पर एक इंसान के रूप में आपके लिए कोई खास इज्जत नहीं है मेरे मन में, लेकिन प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए मैं अपनी भाषा मर्यादित रखूंगी। आप भी इस वीडियो को देखने के बाद लोकतंत्र की गरिमा का ध्यान रख अपनी कार्यवाही मर्यादित रखिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। मोदी जी, मैं आज आपसे आपके द्वारा पालित, पोषित और पुरस्कृत धार्मिक नफरत और सांप्रदायिकता की बात करना चाहती हूं। वो नफरत जिसने एक आम मुसलमान नागरिक से इस देश में इज्जत और शांति से जीने का अधिकार जैसे छीन सा लिया है। वो सांप्रदायिकता जिससे मुसलमान का फ्रिज, उसका घर, उसकी दुकान कुछ भी महफूज नहीं है। पिछले 10 साल का हिसाब छोड़ देती हूँ मोदी जी, पिछले 10 दिन में ही आपके नए कार्यकाल में आने वाले समय की छवि दिख गई है मुझे। मंडला मध्य प्रदेश में कुरैशी समुदाय के 11 परिवारों के घर उनके फ्रिज में गौमांस होने के शक में 24 घंटे के अंदर अंदर गिरा दिया जाते हैं। कोई फोरेंसिक जांच नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई संवैधानिक तरीका नहीं। बस बुलडोजर आए और 30-30 साल से खड़े मकान आंखों के सामने टूट गए। गुजरात में एक मुस्लिम महिला को सरकारी आवास मिल गया तो पूरा मोहल्ला सड़क पे आ गया कि हिंदू एरिया में मुसलमान की एंट्री नहीं। छत्तीसगढ़ में 3 मुसलमान युवकों को गौ तस्करी के आरोप में आप ही की पार्टी के गौरक्षकों ने मार डाला और फिर उनकी गिरफ्तारी के बाद आप ही के कार्यकर्ता और नेता इंसान के हत्यारों के लिए इंसाफ की मांग कर धरना दे रहे हैं। अलीगढ़ में मोहम्मद फरीद को चोरी के इल्जाम में सरेआम मार कर मार डाला। लखनऊ के अकबर नगर में रिवर फ्रंट बनाने के लिए 1900 परिवारों के घर उजाड़ दिए गए। हिमाचल प्रदेश में जावेद की दुकान पुलिस की मौजूदगी में और जय श्री राम के नारों के बीच लोगों ने तोड़ डाली और व्हाट्सएप पर ईद के मौके पर दी गई कुर्बानी की फोटो डालने के जुर्म में जावेद गिरफ्तार हुआ, उसकी दुकान तोड़ने वाले लोग नहीं। आपको पता है ना, ये सब दिख रहा है ना? आपके एडवाइजर्स आपको बताते हैं ना कि ये सब हो रहा है। अगर हां, तो मैं पूछना चाहती हूं कि ये कैसा भारत बना रहे हैं आप मोदी जी? सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता को आधार मानने वाला देश का सबसे व्यापक धर्म कुछ लोगों की अंधी नफरत, घृणा और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के बलि चढ़ा जा रहा है और आप देख रहे हैं। दिख रहा है ना आपको ये सब? देश की 20 करोड़ लोगों की मानव संपदा डर और सहम कर अपने पोटेंशियल से सैकड़ों साल पीछे चल रही है। क्या करेंगे आप अपनी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जब महंगाई, बेरोजगारी, क्लाइमेट चेंज तो है ही और उसके ऊपर ये किसी वोल्केनो से निकले हुए काले लावे जैसी धीरे धीरे बढ़ती नफरत लोगों को ही मार डालेगी। हाँ, लाशों से आपका पुराना रिश्ता है, मगर अब हो गया ना मोदी जी, बन गए ना आप 3री बार भी प्रधानमंत्री, कर ली नेहरू की बराबरी। अब तो बस कीजिए। दिन भर ट्वीट करते रहते हैं, एक अपील अपने लोगों के लिए भी जारी कर दीजिए, एक नया पॉइंट ऑफ ऑर्डर। मैं आपको टेक्स्ट भी बता देती हूँ, लिखिए, इस देश का मुसलमान इस देश का बराबर का नागरिक है, उसके भी बराबर के अधिकार है। समस्त देशवासी, पुलिस, प्रशासन और न्याय व्यवस्था इस बराबरी को सुनिश्चित करें। बस एक बार कोशिश तो कीजिए। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आपके कहने पे पूरा देश ताली और थाली बजाने रोड पे कोरोना को मारने निकल आया था। शायद इस देश की मरती इंसानियत को भी सीपीआर मिल जाए। वैसे पहले मैं सोच रही थी कि जावेद के, फरीद के या अकबर नगर के 1900 परिवारों के हक में आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी से अपील करूंगी। फिर याद आया कि फायर ब्रिगेड वाले को ब्लेम करने से पहले रोज भड़कती आग में घी डालकर अट्टहास करने वाले की आत्मा तक पहुंचने की पहले कोशिश तो कर लूं, वरना हमेशा एक फांस सी गड़ी रहेगी दिल में कि एक कोशिश नहीं की मैंने। और आपका भी क्या भरोसा, कल को मुड़ के स्मिता जी को इंटरव्यू में कोट दे दो कि ओ माय गॉड, मुझसे तो किसी ने कहा ही नहीं कि ये सब हो रहा है। तो चलिए, अब आपको पता है। सारांश यह है कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत में मुसलमान भी रहते हैं और आप उनके भी प्रधानमंत्री ही हैं। उनका मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, मौलिक हर तरह का विकास आपकी ही जिम्मेदारी है। उनकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है।
उनके साथ हुए अन्याय के लिए इंसाफ करवाना आपकी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी निभाइए, अपना काम कीजिए। जिस काम के लिए आपको तीसरी बार देश के ईवीएम्स ने चुन के भेजा है, वो काम। उम्मीद तो नहीं है, पर प्रार्थना करूंगी ईश्वर आपको सही करने का साहस और नियत दोनों दे। खुदा हाफिज।